हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुकुल में। आज के इस वीडियोस में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ये पीवाईक्यू जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के हैं और आपका एग्जाम भी बहुत पास आ गया है, इसलिए हम लोग पीवाईक्यू जितने भी हैं सभी को डिटेल से सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस क्लास को देखना है। जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान से सॉल्व करिए, उसके बाद जाकर के एग्जाम दीजिए। बहुत ही बेहतरीन नंबर से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, स्लाइड पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं मिलान करने वाला, और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके डिटेल सोल्यूशंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध का मिलान करें। ठीक है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग मराठा चीफ विथ रिस्पेक्ट टू देयर टेरिटरीज। मतलब एक तरफ वो जो प्रमुख हैं जो मराठा साम्राज्य से संबंधित है और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा, पहला देखिए सिंधिया जो थे, सिंधिया ये उज्जैन से संबंधित थे, सिंधिया जो थे वो उज्जैन से संबंधित थे। और यहाँ पे जो होलकर है ये इंदौर से संबंधित है। ठीक है ना, होलकर इंदौर से संबंधित है। और उसके बाद आपका तीसरा जो हो जाएगा गायकवाड़, गायकवाड़ जो है ये बड़ौदा से संबंधित है। और जो भोसले जी है ये उज्जैन से सॉरी ये नागपुर से हो जाएंगे, सॉरी ये नागपुर से। ठीक है, ये नागपुर, ओके नागपुर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर एक बार मिलान कीजिए, पहला का सी, पहला का सी और दूसरा का ए। ठीक है ना, और तीसरा का डी और चौथा का बी। ठीक है ना, चौथा का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख हैं, तो प्रमुख से भी और भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। ओके, स्टार्ट है आप लोग। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन जो व्यक्ति थे वो विशेष काम क्या क्या किए थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति विशेष काम किए थे। यहाँ पे जो महादजी सिंधिया जी है ना, उन्होंने राजधानी बनाया था उज्जैन को। ठीक है ना, और बाद में जो मराठा साम्राज्य के लोग थे ये अपनी राजधानी को हटा करके उज्जैन से कहाँ कर दिए थे? ग्वालियर कर दिए थे। कहाँ कर दिए थे? ग्वालियर कर दिए थे। ठीक है ना, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन सी राजधानी थी और बाद में कौन सी राजधानी हो गई। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए होलकर ने जो इंदौर राजधानी स्थापित किया था, ठीक है ना, वो थे मल्लर राव होलकर। ठीक है ना, मल्लर राव होलकर ने राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गया। और उसके बाद कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना बेसिकली किसने किया था? शिवाजी महाराज थे। ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस हैं। ठीक है ना, पीवाईक्यूज में आया है तो 100% बनने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ठीक है ना, तो ये है आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन, टॉपिक आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। ठीक है ना, वैशाली। ठीक है, वैशाली। देखिए पहला जो बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, और दूसरा जो बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। और वैशाली में ही आनंद जो कि शिष्य थे किसके? महात्मा बुद्ध के ये शिष्य थे। इन्हीं के कहने पर पहली बार महिलाओं को संघ में एक तरीके से नियुक्ति दिया गया था। हम लोग कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से वापस से अपनी जो बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान था उसको पहली बार महिलाओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको करने का मौका दिया गया, सम्मान देने का मौका दिया गया, और पहली बार महिलाओं का प्रवेश यहीं पे हुआ। ठीक है ना, तो ये महात्मा बुद्ध जी थे। और पहले तो शुरू में महात्मा बुद्ध जी का यही मानना था कि भाई महिलाओं को किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में आनंद जी के कहने पे इन्होंने क्या किया था? उन सभी को स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना, और ऐसे ही नहीं स्वीकार किया था बल्कि 8 शर्तों के साथ स्वीकार किया था। 8 शर्तों के साथ स्वीकार किया था। ठीक है ना, अब महात्मा बुद्ध जो है, अब देखिए
सारनाथ भी इन्हीं से संबंधित है, श्रावस्ती, राजगीर, ठीक है ना। राजगीर बेसिकली राजगिरी यहाँ पे पहली बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना। सारनाथ में पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है श्रावस्ती में सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश देने का काम किया था, ये भी आप लोग जानते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स वुमेन वेयर फर्स्ट ऑर्डेंस इनटू संघ, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, जब महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं महात्मा बुद्ध से, जैसे कि इनको शाक्य मुनि क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये शाक्य गणराज से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख किताबें हैं या फिर बौद्ध धर्म की जो प्रमुख किताबें हैं, जो प्रमुख साहित्य हैं, वो कौन कौन से हैं बाबू, तो वो है त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है ना, त्रिपिटक, ठीक है। इसके अलावा जातक भी है, जातक भी है, जातक, जातक में महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो सब देखने को मिलती है। त्रिपिटक 3 थे, ठीक है ना, त्रिपिटक 3 है। कौन कौन से 3 पिटक है ये हम लोग देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। वो 3 से पिटक कौन कौन से हैं। पहला है बिना पिटक, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बिना पिटक, बिना पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। ये 3 पिटक है और ये 3 पिटक में जो जो चीजें दी गई हैं इन सभी को फॉलो करना होता है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, बौद्ध धर्म से यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कितने फॉलोअर, मतलब जैसे बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले कौन कौन से लोग थे, ठीक है। तो देखिए एक तो विवाहित होते थे, विवाहित होते थे, और दूसरा अविवाहित लोग होते थे, अविवाहित लोग, ठीक है, अविवाहित, ठीक है। तो विवाहित लोग जो थे इनमें जो मेल होते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था, और जो महिलाएं होती थी उनको भिक्षुड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भिक्षुड़ी, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अविवाहित में सॉरी ये विवाहित वाले थे और ये अविवाहित वाले भिक्षु और भिक्षुड़ी हो जाएंगे, और विवाहित वाले में हो जाएंगे उपासक, उपासक और उपासिका, ठीक है ना, उपासिका हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक की बात है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार बनते हैं या फिर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध से संबंधित और भी क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पहली बार ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, उनके जो बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि उनके जन्म का चिन्ह क्या है, उनके मृत्यु का चिन्ह क्या है, स्तूप किसका चिन्ह है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। क्या वेदांग के नाम से जाना जाता है, क्या उपनिषद, क्या आरण्यक, क्या ब्राह्मण। यहां पे सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा, उपनिषद, ठीक है। ये जो है एक तरीके से वेद का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, अंतिम भाग होता है, ठीक है, अंतिम भाग, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन क्या पता 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। खास करके ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है और कहां पे है, ठीक है ना। तो उसकी रचना बेसिकली विश्वामित्र ने किया था, ठीक है ना। और ये तीसरे मंडल में दिया हुआ है, तीसरे मंडल में दिया हुआ। अब आ गए मंडल की बात, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल है बाबू। कितने मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है। कितने हैं, 10 मंडल है, ठीक है। जिनमें से पहला और जो अंतिम वाला है ये नया मंडल है, बाकी सब पुराने, ठीक है ना। प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम, ये नया मंडल है, बाकी सब पुराने हैं, ठीक है ना। ये ऋग्वेद की बात मैं कर रहा हूं बाबू। ऋग्वेद, ऋग्वेद में पूछ सकता है कि कितने मंडल है, 10 मंडल है, पहला और अंतिम ये सबसे नया, बाकी सब पुराने हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए पहली बार ब्रह्मपुरुष या फिर शूद्र शब्द का प्रयोग कहां पे किया गया था। तो 10वें मंडल में किया गया था, 10वें मंडल में किया गया था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब जब वेद के प्रकार के बारे में पूछेगा, कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं भाई। पहला जो हो जाएगा 4 प्रकार के, पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद। तीसरा सामवेद, सामवेद। और चौथा अथर्ववेद, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके थोड़ा सा अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ऋग्वेद में किसका वर्णन देखने को मिलता है।
तो भाई ऋग्वेद में सारी चीजों का वर्णन देखने को मिलता है, जितने भी कर्मकांड वगैरह होते हैं सब कुछ ओवरऑल देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से सबसे प्राचीन इसी को माना जाता है और लगभग लगभग जो यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं हिंदू धर्म के बारे में या फिर वैदिक कल्चर्स के बारे में चीजें देखने को मिलती हैं वो ऋग्वेद में ही मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद में खास करके कर्मकांड और जो यज्ञ से रिलेटेड प्रावधान थे उस समय वो मिलते हैं। और उसके बाद सामवेद में जो गान, देखिए साम का अर्थ ही होता है गान, ठीक है ना। ये जो है एक तरीके से भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कौन माना जाता है भाई? ये सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और उसके बाद है अथर्ववेद में आम व्यक्ति के बारे में, आम जनता के बारे में पहली बार वर्णन देखने को मिलता है इसमें। और दूसरी बात, इसमें जादू टोना आदि का भी वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और सबसे नया वेद, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो यही सबसे नया वेद है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक की बात है। इसके अलावा वेदांग, देखिए वेदों को समझने के लिए, वेद चूंकि संस्कृत में होते हैं और संस्कृत सबको पढ़ने नहीं आता था, तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। 6 वेदांग होते हैं, ठीक है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ठीक है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ठीक है ना। छंद और व्याकरण, ठीक है, ये आपके वेदांग होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आरण्यक है। आरण्यक में बेसिकली वनों की चर्चा देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलती है, वनों का ज्यादा से ज्यादा चर्चा देखने को मिलता है। और जो ब्राह्मण होते हैं ना, ये ग्रंथ होते हैं, ये भी ग्रंथ होते हैं, ये भी वेदों को समझने के लिए होते हैं। और हर एक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर एक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। और कई बार ब्राह्मण ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, तब एग्जाम हॉल में बैठिएगा, ठीक है। चलिए, यहां से इतने क्वेश्चंस मैंने बता दिए, और भी क्वेश्चंस बनते हैं भाई, एक ही वीडियो में कितना क्वेश्चंस कवर किया जाए, तो आप लोग उस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम वहां पे कवर करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए भाई, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खानवा, ठीक है। खानवा का युद्ध में 1527 में हुआ था ये खानवा का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में पहली बार राणा सांगा को और उनके सहयोगियों को हराने का काम किया गया था। राणा सांगा के साथ और भी उनके सहयोगी थे, उन सभी को हराने का काम किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बाबर के द्वारा। अब ये बाबर इसके पहले ऑलरेडी पानीपत का युद्ध तो लड़ चुका था भाई। पानीपत के युद्ध में ही देखा जाए, पानीपत के युद्ध में ही तो उसने क्या किया था भाई? तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। और पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। पहली बार बारूद का प्रयोग भारत में अगर किसी ने किया था तो इसी ने किया था। पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किसी ने किया था तो इसने ही किया था, और बहुत बड़े लेवल पे किया था, और भारत के शासकों को हराने का भी काम किया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात और बता दें, पहली बार जिहाद और गाजी शब्द का भी प्रयोग इसने किया था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पहली बार जिहाद और गाजी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही किया था। जिहाद और गाजी शब्द, जिहाद और गाजी नाम की उपाधि इसने धारण की थी, जिसका अर्थ होता है धर्म युद्ध को जीतना। इसका अर्थ होता है धर्म युद्ध को जीतना, ठीक है ना, धर्म युद्ध को जीतना। ये बात समझ में आ गई बाबू? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, चौसा का युद्ध से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चौसा के युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था, ठीक है। लेकिन ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध है, मालवा का युद्ध है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 में हुआ था। इसमें बाबर और मेदिनी राय थे, मतलब बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के, इसमें मेदिनी राय जी हार गए थे, बाबर फिर जीत गया था, ठीक है। इसके अलावा मालवा का युद्ध से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मालवा का जो युद्ध हुआ था 1561, अकबर जो था, अकबर ने अफगान शासकों से जो वो था, क्या बोलते हैं, अफगान शासकों से मालवा को छीन करके मिला लिया था, ठीक है ना। ये उस समय यहाँ पे अफगान शासक राज कर रहे थे, अफगान शासक, ठीक है ना,
अफगान शासक मालवा का युद्ध, और इसको अकबर ने छीना था। किसने छीना था? अकबर। तो देखिए ये चौसा के युद्ध किससे किससे? शेरशाह सूरी है, ठीक है ना, और हुमायूं। और हुमायूं को तो कई बार शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, उसको खदेड़ दिया था, उसके ही साम्राज्य से खदेड़ दिया था, ठीक है ना। बेचारा दर दर भटकता रहा जब तक वो उसका शासन रहा, समझो कि अपने शासन से हमेशा दूर ही रहा, ठीक है ना। लेकिन मजबूती जमाने का अगर भारत में किसी ने काम किया था तो बाबर ने किया था, और बाबर ने बहुत अच्छे तरीके से भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, ठीक है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। यहां तक की सारी बातें अगर क्लियर हो चुकी है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ, एक बात और है, बाबर का आत्मकथा कई बार पूछ लेता है। बाबर का आत्मकथा कई बार पूछ लेता है। बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है भाई? तो बाबर की आत्मकथा का नाम होता है तुजुक ए बाबरी। क्या है? तुजुक ए बाबरी, ठीक है ना, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। और कई बार हुमायूं नामा भी पूछ सकता है। भाई ये मुगल वंश से बना हुआ क्वेश्चन है, मुगल वंश से बना हुआ क्वेश्चन है, तो मुगल वंश ऑलरेडी आपको पढ़ करके जाना है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, वेवेल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई? भारत सरकार अधिनियम, वेवेल योजना 1909 का परिषद अधिनियम, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1909 का परिषद अधिनियम, और इससे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शंस को भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऑप्शन को भी देख लेते हैं, और इससे बनने वाले और भी क्वेश्चन जो होंगे देख लेते हैं, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम लोग बात करें, 1935 का अधिनियम ये भारतीय संविधान का एक तरीके से बेस के रूप में काम किया था। भारतीय संविधान के बेस के रूप में काम किया था। बेस मतलब समझ रहे हो, आधार, ठीक है, आधार। और ये लगभग 60% हिस्सा यूं ही कवर कर लिया गया था, 60 से 65% हिस्सा यूं ही कवर कर लिया था 1935 के अधिनियम से, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो भारत सरकार अधिनियम, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां से आपने सुना होगा प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, ठीक है, और संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो प्रांत और संघ पहली बार निर्माण करने का कार्य जो किया गया था 1935 के अधिनियम से किया गया था, और जो प्रांत है और जो संघ है इन दोनों की शक्तियों को भी बांटने का काम किया गया था। उसके लिए सूचियां जारी की गई थी, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की सूचियां, एक संघ सूची, और दूसरी राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां थी, सबकी अलग अलग अपनी सूचियां थी, लेकिन समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का काम किया गया था वो किया गया था समवर्ती, अरे गड़बड़ लिख दिए क्या भाई? गड़बड़ लिख दिए, समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का काम किया गया था ये दोनों के द्वारा किया गया जाएगा। मतलब एक तरीके से ये व्यवस्था बनाया गया था कि चाहे संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों का अलग अलग सूची होगी, संघ सूची, राज्य सूची, उस पर वो लोग कानून बनाएंगे। एक बात और मैं बता दूं, इसके अलावा अवशिष्ट शक्ति की भी बात की गई थी। अवशिष्ट शक्ति, ठीक है ना। अब देखिए इस समय जब देश आजाद हुआ था तो इस समय डिजिटलाइजेशन तो था नहीं, डिजिटलाइजेशन तो अब आया है। तो उससे रिलेटेड कानून जो बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा संघ, यानी कि केंद्र करेगा, ठीक है ना। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वेवेल योजना 1945, ठीक है ना। 1942 में आपने देखा होगा भारत को एक तरीके से आजाद कराने का काम किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा था, और 1945 में जाकर के वेवेल योजना आई थी, और वेवेल योजना के तहत अंतरिम सरकार की पहली बार चर्चा की गई थी। अंतरिम सरकार, देखिए अंतरिम सरकार की पहली बार चर्चा की गई थी, अंतरिम सरकार, ठीक है ना। अंतरिम सरकार क्या होती है भाई? यही अंतरिम सरकार थी जिसको डायरेक्ट मतलब एक तरीके से वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुना गया, बल्कि इसको जो है ऐसे जनरली सरकार चुन लिया गया, व्यवस्था नहीं बनाई गई। और अंतरिम सरकार इसलिए बनाई गई क्योंकि हम लोगों को क्या करना था? संविधान का निर्माण करना था, संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण, और सभी को अलग अलग अपना अपना
पद दिया गया था, उसके तहत सभी लोग काम कर रहे थे, ठीक है ना। 1909 का परिषद अधिनियम, ये बेहद खतरनाक अधिनियम है। पहली बार निर्वाचन प्रणाली के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया था, और जो मुस्लिम थे उन लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की मतलब बात की गई थी, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। और ये 1907 की घटना है, ठीक है ना। 1907 नहीं, बल्कि ये लास्ट में जाकर के जब भारत आजाद होने लगा, भारत आजाद होने का टाइम आता है, तो उस समय ये लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया था? ये जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग, इसके द्वारा इसकी कार्रवाई की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे बनने वाले और भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1920 में पहला किसान मार्च, ठीक है ना। 1920 में पहला किसान मार्च, 1920 में जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ये काम भी इन्होंने किया था, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और पहली बार राजनीति में इनका कदम यही था, पहली बार राजनीति में कदम यही था, राजनीति में कदम, ठीक है। पहली बार इन्होंने राजनीति में कदम इसी आंदोलन से, इसी मार्च से डाला था, ठीक है। एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछता है कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उस समय 1929 में, और इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ही थे, और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, भी की गई थी, और अपने देश को कंप्लीटली आजाद घोषित कर दिया गया था, ठीक है। बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है ना। स्वराज पार्टी के संस्थापक, इनके साथ और एक थे स्वराज, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है, दास जी थे, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी कई प्रकार के आंदोलन में भूमिका निभाए हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और भी कई बहुत से आंदोलन, इनके तो आंदोलन की गिनती ही नहीं है भाई। चंपारण में इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, चंपारण, उसके बाद खेड़ा में, ठीक है ना, अहमदाबाद मिल वाला विद्रोह, ठीक है। अहमदाबाद में जो उस समय बीमारी आ गई थी, बीमारियों का जो एक तरीके से वेतन देना था लोगों को पेंशन के तहत, लेकिन वो सब नहीं दे रहे थे, बेईमानी करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली जाकर के इन्होंने उसको सॉल्व किया था, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है भाई, बरदौली सत्याग्रह 1928, बरदौली सत्याग्रह 1928 से संबंधित है, 1928। इनको सरदार की उपाधि बेसिकली किसने दिया था? महिलाओं ने दिया था। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित है? तो बरदौली सत्याग्रह से, और इनको सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महिलाओं ने दिया था। तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा कहा जाता था, दक्कन का दरवाजा, ठीक है, ये नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आसा अहिर। क्या सही आंसर हो जाएगा? आसा अहिर। आसा अहिर के द्वारा बनवाया गया था, और इसे क्या कहा जाता था? दक्कन का दरवाजा, दक्कन का दरवाजा कहा जाता था। दक्कन का दरवाजा कहे जाने के पीछे कारण क्या था भाई? दक्कन का द्वार भी था, दक्कन से मतलब ये एक ऐसा रास्ता था जहां से लोग आ सकते थे दक्षिण भारत में, ठीक है ना, इसलिए इसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता था। और किले की जो बनावट थी वो त्रिस्तरीय बनावट थी। और एक चीज और बता दें यहाँ पे, आसा अहिर के बाद कई लोगों ने यहाँ पे शासन किया था, ठीक है ना, बुरहानपुर पे, ठीक है ना। फारूकी वंश आपने नाम सुना होगा, फारूकी वंश का एक शासक था असद खान ने भी इस पे शासन किया था, बुरहानपुर में जो असीरगढ़ में स्थित किला है, ठीक है। बाद में इसको
किसने जीत लिया? अकबर ने जीत लिया। बाद में इसको किसने जीत लिया? अकबर ने जीत लिया, ठीक है ना। बाद में इसको किसने जीता? अकबर ने। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसने बनवाया था, फिर किसके अंतर्गत गया, फिर बाद में कौन इसे कर लिया भाई अपने अंडर में। और ये जब किया था अकबर अपने अंडर में, तो उस समय असद खान की ही शासक थी एक चांद बीबी करके, ठीक है ना, शासिका थी चांद बीबी, उसी से इसने छीना था, अकबर ने छीना था, ठीक है ना। तो यहाँ से वैसा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यहां से भी क्वेश्चन आपसे बनता है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। कहां से हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में जो भील समुदाय था ना, राजस्थान, भील एक प्रकार की जनजाति है, भील एक प्रकार की जनजाति है, और ये है एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था। क्या था भाई? जनजातीय विद्रोह था। बात समझ में आ गई? जनजातीय विद्रोह। अब एक चीज और देखिए, आपने संथाल जाति का नाम सुना होगा। संथाल जाति के द्वारा भी विद्रोह हुआ था, कई बार अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था। उसके बाद गौंड जनजाति है भारत में, ये भी यहाँ से भी विद्रोह देखने को मिला था। गौंड जनजाति, संथाल जनजाति, भील जनजाति, खास करके ज्यादा से ज्यादा भील और संथाल जनजाति से ही विद्रोह देखने को मिला है। अंग्रेजों को इन्हीं सब विद्रोहों को सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्वेश्चंस क्या बन सकता है? ये भील समुदाय ने जब आक्रमण किया, मतलब एक तरीके से आंदोलन किया था, कब किया था? तो 1886 में। कब किया था भाई? 1886 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। 1886 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया था, ठीक है ना। गुजरात से तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज क्या क्वेश्चन बन सकता है? अदरवाइज क्वेश्चन बन सकता है कि इसे किस प्रकार का आंदोलन, देखिए इसी के बाद और भी आंदोलन हुआ था 1921 में, उसे एकलिंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और एक बात और जान लीजिए, ये जो मोतीलाल तेजावत है ना, इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का गांधी जी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी जी, ठीक है। ये भी इनका उपनाम है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। 1921-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा खदानें, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा खदानें हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जंगल भी देखने को मिलता है। मतलब जंगल की बात करें, वनों की बात करें, तो वनों में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। वनों के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, मतलब ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और वनों के मामले में नंबर 1 पे माना जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 221 और 22 में कितनी खदानें सक्रिय थी? तो भाई 263 की 263 खदानें सक्रिय हैं। यहां से हीरा, तांबा, सोना सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। हीरा, तांबा, पन्ना आपने नाम सुना होगा ना, पन्ना, ठीक है ना। वहां से हीरा, पन्ना की खान जो है, और तांबा भी मिलता है, और भी बहुत कुछ यहाँ से मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, और भी बहुत मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। लोहा, सोना, ठीक है ना। और जो सबसे फेमस है ना यहाँ पे, वो जो है पन्ना है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। कर्नाटक में भी कुछ है क्या? हाँ, कर्नाटक में है, कोलार गोल्ड फील्ड है, बेल्लारी है, ठीक है ना। कर्नाटक में बेल्लारी है, ठीक है। और यहाँ से भी सोना और लोहा देखने को हम लोगों को मिल जाता है। लोहा और सोना की खदानें देखने को मिल जाएगी, लोहा सोना की खदानें। भाई छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तो भाई पूरा ही है। छोटा नागपुर का पठार आपने नाम सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार, ये तो समझो कि पूरा एकदम क्या ही बताएं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही उसी लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार पूरा क्षेत्र उसी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में मतलब एक तरीके से कोयला, यूरेनियम, लौह सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। और एमपी में पन्ना जो है स्थित है, एमपी में पन्ना, वो आप किस लिए फेमस है? तो वो हीरे के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो खनिजे है ना, ये सब मिल करके 2.5% जीडीपी की भूमिका निभाती हैं, किसमें? भारत की जीडीपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? क्या आजाद हिंद फौज, गदर पार्टीज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जो है ये हुआ था मंडी षड्यंत्र। ओके, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़े।
तो ये सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। ठीक है। आजाद हिंद फौज का आपने नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और दिल्ली चलो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। रेडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कहा था, राष्ट्रपिता जी हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। सिंगापुर में ही रह करके इन्होंने बहुत बड़ा एक तरीके से आंदोलन किया था भारत को आजाद कराने के लिए। ठीक है ना। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कब इसकी स्थापना हुई थी? 1943 में। हालांकि स्थापना पहले हो गई थी, ज्यादा सक्रिय 1943 में हुआ था। ठीक है। और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव हुए थे। ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। और उसके बाद गदर पार्टी, गदर पार्टी तो अमेरिका से संबंधित है, गदर पार्टी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना बेसिकली कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ठीक है। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो चुकी है। ठीक है। अभिनव भारत सीक्रेट जो है ये विनायक दामोदर दास जो सावरकर थे, ठीक है ना, इन्होंने 1904 में स्थापित किया था। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिमाचल प्रदेश आपने नाम सुना होगा, वहां पे मंडी जिला था। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश। और वहां पे मंडी जिला है, मंडी जिला। वहीं पे इसकी एक तरीके से षड्यंत्र की स्थापना की गई थी, या फिर एक तरीके से षड्यंत्र किया गया था। ठीक है। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, इसको जो है किसने किया था? तो ये विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे उन्होंने किया था। वीडी सावरकर बोला जाता है इनको, वीडी सावरकर 1904 में। ठीक है। तो ये तो बता दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ तक की बात, आज तक की जो भी क्वेश्चंस थे आज के इस वीडियोज में हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।